चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं ऑडियो देख लो। ठीक है। और इमेज ठीक है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें टेस्ट करने के लिए। और यो माइक भी काम कर रहे थे। ठीक है। माइक टेस्ट माइक्रोस्कोप ठीक है, सही है। ठीक है। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपना डीएसआर। आज हमारा लेक्चर 2 है। अच्छा, मैंने आपको लिंक्स भेज दिए हैं गूगल क्लासरूम के। आप वहाँ पे अपना अपना ज्वाइन कर लें। आपको नोट्स, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हमारा ये लेक्चर जो रिकॉर्डिंग हुआ करेगी, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी इसे देख लेना। और जब आप क्लास में बैठे हो तो आप मोबाइल के जरिए मीटिंग ज्वाइन कर लिया करें। स्क्रीन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन से आपको चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। कंसेप्ट आपको देने होते हैं, तो साथ साथ आपने वो लाजमी देखना है। बुक अगर पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन जो है वो आपने जरूर देखी। ठीक है। तो कल हमने बेसिकली एक ओवरव्यू लिया था अपने पूरे डीएसआर का कि ये चैप्टर ऐड क्यों हुआ, क्या ये चैप्टर नया है, इसका किसी चैप्टर के साथ लिंक क्या बनता है, और एज अ अकाउंटेंट हमारा यूज कहाँ पे होना है, और हमें इसे किस लेवल तक का पढ़ना है, हमें इसे कितनी इस पे ग्रिप चाहिए, हमें इसका कितना इसके अंदर टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बेसिकली ये पूरे का पूरा चैप्टर या टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर है। पहले ये सारा कुछ क्योंकि मैनुअली हुआ करता था, तो इतनी ज्यादा चीजें परेशान कुन नहीं होती थी। हम चीजों को देख सकते थे, हम चीजों को समझ सकते थे। फिजिकल चीजें हुआ करती थी, टेंजिबल चीजें हुआ करती थी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स। हम रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को प्रैक्टिकली होते हुए देख सकते थे, तो हमें चीजें समझ आ जाती थी। अब क्योंकि ये सारा आईटी बेस्ड हो गया है, तो ये अब चीजें जो हैं ये वो हैं जो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर नॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं देखते, हमें नजर नहीं आती, इनटेंजिबल होती हैं। और क्योंकि हमारी वो फील्ड भी नहीं है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारा आईटी के साथ कोई इस तरह का लेना देना भी नहीं है, हमें उसकी प्रोग्रामिंग अंदर उसके किस तरह से फंक्शंस होते हैं, सिस्टम चलते कैसे हैं, कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके प्रोसेसेस के बारे में, उनको ऑपरेट करने के बारे में एज सच हमें टेक्निकली नॉलेज मौजूद नहीं है। तो जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे बनती है। तो ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट हमें बेसिकली इस हद तक पढ़ाने के लिए बनाया गया है कि जिस हद तक हमारी अपनी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनकी एक्यूरेसी को हम इंश्योर कर सके। क्योंकि एज अकाउंटेंट हमने ये चीज इंश्योर करनी होती है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं वो एक्यूरेट, फ्री फ्रॉम एरर या ओमिशन या मिसस्टेटमेंट होनी चाहिए। और एज अ ऑडिटर भी हमने यही चेक करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, जो इंफॉर्मेशन कंपनी की मैनेजमेंट बना के ऑनर्स को, स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है, वो कितने रिलायबल, कितने एक्यूरेट हैं। क्योंकि उन्हीं की बेस के ऊपर क्या होना है, डिसीजंस होने हैं। ऑडिट के अंदर जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे ये सब किस तरह से मैटर करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने कहा कि ये तो एंड रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग होती है, ये डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसके अंदर से कोई हमें मालूमात मिले, कोई नॉलेज मिले, जिसकी कोई लैंग्वेज हो, जिससे हमें कुछ अचीव हो सके, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सके और जिसकी बेस पे हम डिसीजंस ले सके। तो रैंडम चीजों का इंफॉर्मेशन बनने तक और उनसे रिपोर्ट्स हमारी मर्जी की जनरेट होने तक एक्चुअली 3 स्टेप्स में से निकल के जाती है। कि पहले हम इनपुट करते हैं, फिर हम प्रोसेस करते हैं, और फिर हम उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो चीज सिस्टम के अंदर इनपुट की जाती है इनिशियली, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। क्या कहा जाता है, डाटा। जिसकी कोई एज सच इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, जिससे हमें कोई नॉलेज नहीं मिल रहा होता, जिससे हमें किसी किस्म का कोई ओवरव्यू नहीं मिल रहा होता, तो ये सारा कुछ हमारा डाटा कहलाता है। उसी डाटा को ही तो हमने कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में लेके जाना होता है। तो कन्वर्ट कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, कि उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस का तो क्या मतलब है, उसको उस शेप में लेके आना, उनके ऊपर वो फिल्टर्स लगाना, वो उनके ऊपर काम करना, क्यूरीज करना, कि जिससे हमें हमारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिस तरह की हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, उस तरह की हमारे सामने वो बन के आ जाए। तो लिहाजा स्टार्ट हमने कहां से किया था, चैप्टर 1 डाटा से। डाटा किसे कहते हैं, रैंडम फैक्ट्स एंड फिगर्स को
जिसके अंदर कोई हमें ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, उसे हम डाटा कहते हैं। फिर हमने बात की थी डाटा की टाइप्स के ऊपर। कितनी टाइप्स थी डाटा की? दो। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। दो हमारे पास डाटा हुआ करते थे जिनकी हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली थी। क्वांटिटेटिव डाटा एक्सप्लेन करते जरा क्या था, जल्दी से मुझे बता दें। हाँ जी। जिसकी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, प्राइमर, जिनके आप कोई मेजर यूनिट नहीं बना सकते, जिन्हें किसी तरह से आप किसी तरतीब में नहीं ला सकते, उनको क्वालिटेटिव डाटा कहा जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जिनकी यूनिट्स हो, जिनको किसी तरह से लिखा जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, उसको हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। समझ आ गई बात यहां तक? अच्छा जी। उसके बाद हमारा जो क्वालिटेटिव डाटा था उसकी कितनी टाइप्स थी फर्दर? दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा से क्या मुराद है? एग्जैक्टली जिसके अंदर कोई ग्रुप या स्कीम आप नहीं बना सकते, जिसे किसी अरेंजमेंट के अंदर आप नहीं लिख सकते। जबकि ऑर्डिनल डाटा क्या होता है? जिसे आप किसी तरतीब के अंदर लिख सकते हैं, जैसे परसेंटेजेस हैं, जैसे आप कहें कि वेटेजेस हैं। ये चीजें आप किसी न किसी परसेंटेज या तरतीब में या ग्रुप में अंदर लिखा जा सकता है, उनकी सिंक्रोनाइजेशन बनाई जा सकती है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव डाटा। ये वो डाटा होता है जो मेजरेबल डाटा होता है। Data refers to numerical data that quantifies something. Quantify का मतलब क्वांटिटी निकालना, मेजर कर सकना। क्वांटिटी मेजरमेंट को ही कहते हैं, से कि ये किसी चीज की वेट जो है उसकी क्वांटिटी को हम किसे मेजर करते हैं? ये चीज के अंदर उसका मेजरमेंट यूनिट मौजूद है। उसकी कितनी टाइप्स है? दो। डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? होल नंबर्स आप कह सकते हैं, जिनको फर्दर ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, जो पार्ट्स की फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे लोग हैं, पीपल हैं, वो एक दो हो सकते हैं, 1.5 नहीं हो सकता। जबकि कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है? ये वो डाटा होता है जिन्हें आप डेसिमल की फॉर्म्स में या जिन्हें फर्दर ब्रेक करके आप लिख सकते होते हैं। ये आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ डाटा के ऊपर। कितनी कैटेगरीज थी डाटा की? तो कैटेगरीज थी, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या था? कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस की लास्ट में। तो हमने ये बात की थी कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस वो वाले डिसीजंस थे जो लोअर या मिडिल मैनेजमेंट ले रही होती है, और उन डिसीजंस का ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन के साथ लिंक होता है, और जो नीचे ऑपरेशनल वाले डिसीजन ले रहे होते हैं वो भी उन्हीं के साथ लिंक होते हैं, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं। लेकिन जो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, वो जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। मतलब एक डिसीजन लिया कि हमने अपना शेयर 30% से इंक्रीज करना है मार्केट के अंदर, क्या दूसरा डिसीजन इसी से लिंक्ड होगा? नहीं। दूसरा डिसीजन होगा कि जी हमने अपना अकाउंटिंग सिस्टम सारे का सारा ऑनलाइन शिफ्ट करना है। क्या इन दोनों सिस्टम्स का डिसीजन का कोई लिंक है आपस में? नहीं, ये दो बिल्कुल सेपरेट है। इनको अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहते हैं। सेम इस तरह डाटा, कुछ डाटा ऐसा होगा जो तरतीब के अंदर होगा, जो लिंक के अंदर होगा, जिसकी कोई ना कोई स्कीम या अरेंजमेंट होगी, एक दूसरे के साथ लिंक होगा। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो कि दूसरा एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी कल वाली फाइल दोबारा से ओपन करते हैं, और हम अपनी कल वाली फाइल पे जाते हैं। और इसके अंदर हम अपनी वही जो फाइल थी उसको दोबारा से ओपन कर दें, और फिर हम इसको देखते हैं। ओके जी। ये हमारी एक फाइल थी जिसके अंदर हम कल चीजों को देख रहे थे। अब हम दो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा उस डाटा को कहते हैं जिसका किसी के साथ लिंक होता है, कोई तरतीब होती है, कोई स्कीम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस रो को चेक करें। ये एक रो है जिसके अंदर क्या है? एक डेट लिखी हुई है पहले, उसके बाद एक अकाउंट हेड लिखा हुआ है, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इस डिस्क्रिप्शन का इस डेट के साथ लिंक है कि नहीं? ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसका इस डेट के साथ लिंक है कि नहीं है?
बिल्कुल है, क्योंकि ये इसी डेट को ही ट्रांजैक्शन हुई है। क्या किसी और डेट पे ये हो सकती है ट्रांजैक्शन? नहीं, उसी डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, इसका इसका लिंक है। और आगे ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है 900, ये किससे रिलेटेड है? क्या हुआ बच्चे, नजर नहीं आ रहा? मैं इसको बड़ा कर दूं, अब क्लियर है? ओके, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, आप इस लाइन को देखें जरा, कोई भी रो हमने आइडेंटिफाई की, ये अमाउंट लिखी है 900। अगर आप इमेजिन करें कि ये बाकी पूरी शीट नहीं है, इस 900 का कोई मतलब बनता है? नहीं। अगर सिर्फ 900 लिखा है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन इस 900 की एग्जिस्टेंस किसके साथ लिंक्ड है? एनिमल फॉर्म के साथ। और ये किसके साथ लिंक है? कैश के साथ। और ये किसके साथ लिंक है? इस डेट के साथ। अगर ये डेट में नहीं लिखी तो इनकी कोई सीक्वेंस नहीं बनता। एक सीक्वेंस या तरतीब के साथ है, ये डाटा स्ट्रक्चर डाटा है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक हार्ड ड्राइव है और उसके अंदर ये मेरा डाटा पड़ा, नजर आ रहा है? हाँ जी। एक ये फाइल पड़ी, इस फाइल का इस फाइल के साथ भी लिंक है, ये दो फाइल का। एक चैप्टर 3 है, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और एक है रिटर्न किसी मेरे क्लाइंट की पड़ी है। इन दोनों का आपस में कोई लिंक है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अच्छा, इसी फोल्डर के अंदर देखा जाए, इसी के अंदर पीडीएफ में फाइल भी पड़ी है, ऐसी बात है। और इसी के अंदर आपको ये देखिए जेपीजी की पिक्चर फॉर्मेट में भी फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी? इसी के अंदर एप्लीकेशन भी पड़ी है। क्या इस एप्लीकेशन का पीडीएफ फाइल के साथ कोई लिंक है? लेकिन ये डाटा है कि नहीं है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, कि कोई कहीं पे पीडीएफ फाइल वहीं पे पड़ी है, वहीं पे ही वो पड़ी है, ईएक्सी फाइल पड़ी है, वहीं पे ही वर्ड फाइल पड़ी है, वहीं पे ही कोई ना कोई फाइल पड़ी हुई है, वहीं पे ही ये आपकी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो क्या इस फाइल का इस फाइल के साथ कोई लिंक है? नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। समझ आ गई बात? ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड का कंसेप्ट है। क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? नीचे डेफिनेट, रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जो एक फॉर्मेट के अंदर लिखी जा सके हो, टिपिकली स्टोर्ड इन रो कॉलम्स। तो ये किस तरह से सेव है? रोज या कॉलम्स के अंदर सेव, ऐसी बात है। ये रोज है और ये कॉलम है। ये सारी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या बता रही है कि जो ऊपर कॉलम है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? इस डिस्क्रिप्शन, इससे हमें पता चल रहा है एक हेड से, ये हमारा स्ट्रक्चर डाटा है। इसी तरह ये रोज सारी स्ट्रक्चर्ड एक सीक्वेंस के अंदर है। और जब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, नीचे एग्जांपल इसकी देख लें। एग्जांपल में वो कहता है अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम माइट स्टोर कस्टमर डिटेल सच एज नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री एंड इंटरेक्शन, दीज फील्ड्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास उसने अपनी एक शीट बनाई हुई है कस्टमर की, जिस तरह आप स्टूडेंट की शीट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? स्टूडेंट नंबर, यहाँ पे क्या होगा? आपका स्टूडेंट आईडी, उसके बाद आपका नेम। वो आईडी किसके नाम के साथ लिंक है? आप ही के नाम के साथ लिंक है। आगे आपका स्पोर्ट्स होगा, प्रोग्राम सीए एसीसीए, उसके साथ लिंक होगा। फिर आगे आपका ग्रुप होगा, कैप पीआरसी। फिर उसके अंदर आगे आपके सब्जेक्ट्स, आपकी फीस, आपके फोन नंबर, आपके ईमेल, सारे एक सीक्वेंस के साथ लिखे होंगे। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा। समझ आ गई बात? चलें जी, आगे चलते हैं। अगली हमारी बात है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अच्छा, यूज ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। यूज ऑफ स्ट्रक्चर डाटा, अच्छा ये एक जनरल सी एग्जांपल्स, कहीं से उसने बैंक की उठा के दे दी, कहीं पे उसने स्कूल की उठा के देख ली। हम एज अ अकाउंटेंट अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा एज अकाउंटेंट हम कहाँ यूज करते हैं। तो देखें, अगर हमने इस डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड शेप के अंदर लिखा है, हमें स्ट्रक्चर्ड मिला, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमने इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर ली? अपनी इनकम स्टेटमेंट। इसी में से ही हमने क्या एक्सट्रैक्ट कर ली? अपनी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कर ली। इसी में से ही हमने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? अपने लेजर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। इसी में से ही हमने अपने ग्राफ्स बना लिए, डैशबोर्ड बना लिए, अपने फॉर्मेट्स बना लिए। तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा हम एज अकाउंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं? यूज भी क्लियर हो गया आपको? वहां बुक्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बुक के अंदर वो किसी ने बैंक की उठा के डाली है, किसी ने कोई हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो उल्टा कंफ्यूज करने वाली बात है, तो हम उस साइड पे जाते ही नहीं। तो आगे चलते हैं। ये आपने पढ़ना जरूरी है, ठीक है? एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज ऑफ स्ट्रक्चर डाटा आपने तमाम कंपनीज का पढ़ लेना है कि कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग
टू प्रोसेस एंड एनालाइज। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? ये किसी फॉर्मेट के अंदर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि एक डाटा का दूसरे के साथ कोई लिंक हो। एक डाटा हो सकता है वर्ड फाइल में पड़ा है, दूसरा जेपीजी फाइल में पड़ा होगा, तीसरा किसी और शेप में पड़ा हो सकता है। तो लिहाजा इनको प्रोसेस करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। आप उसको उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कंपनीज एनालाइज कस्टमर फीडबैक। कस्टमर का फीडबैक आया, क्या किसी तरतीब में आता है? क्या तमाम फीडबैक के कस्टमर 5 स्टार आते हैं? किसी का 4 स्टार, किसी का 3 स्टार, किसी का 1 स्टार। ऐसी बात है कि नहीं है? क्या एक कस्टमर का फीडबैक दूसरे कस्टमर के साथ लिंक होगा कहीं से? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कहीं, नहीं जी, शुरू में सिर्फ वही लोग फीडबैक दें जो अच्छा अच्छा दे सकते हैं? ऐसी बात है? समझे? जिस तरह आप लोगों की फीसेज आती है, हमारे पास डेली बेस पे हमारी रिसीट का एक अकाउंट बनता है, एक शीट बनती है कि डेली रिसीट कितनी हुई। क्या उसमें आपके नंबर्स के हिसाब से रिसीट आ रही होती है? नहीं। कभी कोई स्टूडेंट आके दे रहा है, कभी कोई नया एडमिशन बीच में आ रहा होता है, कभी कोई पुराना स्टूडेंट होता है। किस तरह, ये सारी अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, जिसको बाद में हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर। फिर हम आप नई शीट्स के अंदर इंटर करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं। तो लिहाजा कंपनीज एनालाइज कस्टमर फीडबैक प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर एंड फेसबुक वेयर यूजर एक्सप्रेस ओपिनियन। अच्छा, अब जिस बंदे ने फीडबैक दिया, क्या उसने टाइप करके दिया होगा? हो नहीं सकता कि वो बंदा वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दे। वो भी तो फीडबैक है। देखें, फीडबैक या तो मेरी वेबसाइट पे आके दे सकता है वो बंदा, या मुझे वो व्हाट्सएप कर सकता है। अब व्हाट्सएप भी कर रहे हैं तो कितनी फॉर्म में फीडबैक दे सकता है? वो किसी पिक्चर की फॉर्म में दे सकता है, एक्सीलेंट, थैंक यू, इमोजी भेज सकता है, या वो वीडियो बना के डाल सकता है, या वो राइटिंग में दे सकता है। क्या हम कस्टमर को बाउंड कर सकते हैं कि सारे ही कस्टमर एक ही तरह का हमें फीडबैक? किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आके फीडबैक दिया, किसी ने जाके फेसबुक पे अपनी फेसबुक की वॉल पे लगा दिया, यार मैंने फलानी चीज आज खरीदी थी, वो मुझे ठीक नहीं मिली। तो ये भी तो डाटा है ना एक्चुअली, इसको भी तो हमने एनालाइज करना है। तो ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है। एग्जाम्पल, ईमेल। इस तरह कंपनीज को जो ईमेल रिसीव हो रही होती है, क्या तमाम ईमेल तरतीब के अंदर आ रही होती है कस्टमर से? कि सारी पहले कस्टमर की आ जाए? मुख्तलिफ होती है। मैं सुबह की ईमेल खोलता हूँ, उसमें स्टूडेंट्स की मेल होती है, उसमें आईकैप की मेल्स होती है, उसमें हमारे बिजनेस जो हमारी फॉर्म है उनके क्लाइंट्स की मेल्स होती हैं, एसएससीपी की तरफ से मेल्स होती हैं, एफबीआर की तरफ से मेल्स होती हैं। क्या किसी तरतीब में होती है? नहीं। क्या सबका कंटेंट सेम होता है? क्या एक मेल दूसरे के साथ लिंक कर रही होती है? नहीं। ये सारी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म। यूज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, रिटेल एनालाइज कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर रिव्यूज जो है बिजनेसेस यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, क्या कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे हैं, कौन सी के नहीं है, और उस बेस पे डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है और किसी को हमने क्लोज करना है। बाकी आपने खुद एक बार पढ़ने लाजमी। तो कितनी कैटेगरीज हैं डाटा की? तो कौन कौन सी? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। और फिर हम इन डाटा को एनालाइज करते, प्रोसेस करते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। अब एनालाइज दो तरह के, एक होता है सेंटिमेंट एनालिसिस, अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द इमोशनल टूल्स ऑफ टेक्स्ट सच एज डिटरमिनिंग वेदर कस्टमर फीडबैक इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये एक चीज ऐसी है, देखें, दो चीज। कस्टमर ने एक कंप्लेन की, क्या वो सीधा डायरेक्टर के पास जाएगी? नहीं। ये कस्टमर केयर का बंदा होगा। ऐसी बात है। अज्यूम करें आप कस्टमर केयर के बंदे हैं, आपको एक कस्टमर ने मेल किया, आपने जाके डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना है? ऐसी बात है। कस्टमर ने जो आपको मेल की होगी, हो सकता है वो पूरी 1.5 पेज की एक मेल। आप डायरेक्टर को जाके क्या करेंगे? शुरू हो जाएंगे, डियर रिसिपिएंट मिस्टर फला फला फला। आप ऐसे बताएंगे, ये कहेंगे सर एक कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक है। समझ आई बात? क्या है? एक नेगेटिव फीडबैक है। आपने क्या किया? पूरी ये मेल पढ़ी, उसे एनालाइज किया, और उसे एक आउटकम निकाला। क्या आउटकम निकाला? कि जो फीडबैक आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जाके आप ऊपर क्या बताएंगे? तो हाँ, सिंपल ये कहेंगे सर एक कस्टमर की तरफ से फीडबैक आया और वो बड़ा नेगेटिव है, उसने 3 स्टार दिया और बहुत हार्श हो रहा है। क्या उन्हें पूरी ईमेल पढ़ के सुनाएंगे? नहीं। आपने डाटा को एनालाइज किया, और उसके बाद आप दो चीजें बताएंगे। एक, उसकी टोन बताएंगे, सर वो बड़ा नेगेटिव था। और दूसरी चीज वो आपसे पूछेगा, अच्छा मुझे बताओ कि वो क्या है, क्या कह रहा था, मसला क्या है उसका? ये आप ये नहीं कहेंगे सर उसका मसला बहुत खराब है, बल्कि कहेंगे सर उसको जो प्रोडक्ट मिली है वो तकरीबन 10 दिन बाद डिले होकर, और मेल कितनी थी? 1.5 पेजेस। डायरेक्टर को सिर्फ कितनी चीजों में इंफॉर्मेशन मिल गई पूरी?
दो दो लाइनों, एक सर नेगेटिव फीडबैक है और दूसरा 10 दिन डिलीवरी डिले। ये हमने क्या किया, वो जो हमारा डाटा था वो चाहे स्ट्रक्चर था अनस्ट्रक्चर था, उसको एनालाइज करके आगे हमने बताया। समझ आ गई बात? तो ये दो एनालिसिस होते हैं, पहला सेंटिमेंट एनालिसिस, ये आपको मैसेज की टोन बताता है, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज यूज्ड इन सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट एंड टेक्स्ट माइनिंग। अच्छा, अब ये सारा काम एआई करती है, कैसे करती है, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये खोलता हूं और हम यहाँ से अपनी कोई ईमेल निकालते हैं, हम देखता हूँ मुझे कौन कौन सी ईमेल आई हुई है। मुझे जीमेल ओपन करनी पड़ेगी, तो क्या जरा मैं जीमेल ओपन करूं। और साथ में ही मैं काम करता हूँ, चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, चैट जीपीटी कर लेते हैं इसको ओपन। और ये चीजें अब एआई करता है। यहाँ पे जो एक बंदा पहले बैठ के ये काम कर रहा होता था, अब ये सारा कुछ कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी कर रही है, एआई कर रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल आई, जेमिनी तो बड़ा डायरेक्ट करती है इसको। जैसे अगर मैं गूगल जेमिनी में जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके कोई न्यू चैट ओपन करता हूँ, और न्यू चैट में मैं जाके @ लिखता हूँ, और उसमें ये सीखें, ये मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये एआई यूज करना सिखा रहा हूँ कि एआई किस तरह बड़े शॉर्टकट मौजूद है इसके अंदर चीजें। ये देखें, अब जेमिनी, पहले तो ये समझिए कि जेमिनी है क्या, ये एक चैट बॉट है, एआई चैट बॉट है। किस कंपनी का? गूगल का। किस कंपनी का? गूगल का। तो गूगल की बाकी जितनी एप्स हैं वो इसके साथ लिंक्ड है, ये उनको एक्सेस कर सकता। समझ आ गई? तो मुझे कैसे पता करना है, मैंने अब जीमेल, या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं जाऊं अपनी जीमेल खोलूं, वहां पे ईमेल खोलूं और उससे काम करूं। एक दूसरा तरीका, मैं सीधा आया और मैंने @ आपके सामने खुल गई सारी एप्स, नजर आ गई। ये जो गूगल की जितने भी ऐप है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है, जो मेरे सिस्टम पे मौजूद है। मैंने जीमेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ फाइंड ऑल ईमेल्स फ्रॉम आई कैन, लेट्स हैव अ लुक। नई चीज बताता हूँ। ये देखें, अब वो तमाम मेरी वर्क स्पेस की जो एप्स है, जहां जहां पे मैं काम करता हूँ उसके अंदर सर्च कर रहा है। रुक जाए, थोड़ा सा नेट अपना स्लो है। तो पहले आपको इन्हीं के पास ही तो है, और किसके पास है? ये अच्छा आपकी बड़ी बेवकूफी है या भोलापन है कि अभी आप सोचते हैं कि आपकी कोई प्राइवेसी है। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है बच्चा, आपकी हर चीज, इस टाइम भी आपका मोबाइल आपकी बातें सुन रहा है। यहाँ तक कि वो अगर स्क्रीन ऑफ भी हो तो भी वो सुन नहीं रहा हो। ठीक है, चले बारह, ये यहाँ पे जब तक काम हो रहा होता है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरे ख्याल में नेट स्लो है और इस टाइम काफी सारे, क्योंकि मेरे सिस्टम पे काम हो रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव क्लास जा रही है और बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा जी, ये देखिए, आई फाउंड 53 ईमेल फ्रॉम icap.org.pk। अच्छा, एजुकेशन स्ट्रीम एंड स्टडी मटेरियल, लास्ट मेल जो मुझे आई है समरी ऑफ ईमेल, उसने मुझे क्या कर दिया, समरी बना के सारी दे दी। अच्छा, अब समरी का स्टडी मटेरियल एंड पेपर उन्होंने मुझे अनाउंस किया हुआ है, आई कैप ने किया है, कोर्स कंटेंट एंड असेसमेंट। ये देखिए, ये सारी ईमेल्स उन्होंने मुझे दी हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी इसमें से ईमेल को खोल के देखूं कि वो क्या है। एजुकेशन स्कीम में तीन है, ये तीन मेल पड़ी हैं, और इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, ये नीचे से ईमेल इधर खुल गई। ठीक है, ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। खुद ब खुद डायरेक्टली, मुझे जरूरत नहीं है वहां पे जाने की, उसने मुझे समरी निकाल के खुद दे दी। ठीक है भाई, इसके अंदर ये लिखा हो 12, रुक, ओके, ये उसने मेरी मेल खोल दी। ठीक है, मैं इस सारी मेल को कॉपी करता हूँ, और इसको मैं कॉपी करने के बाद मैं एक और तरीके, ये डायरेक्ट भी वहां से हो सकता है, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो ज्यादा हैंग ना हो जाए फिर। जेमिनी किधर गया है? ये रहा, ये जेमिनी है, मेरे पास पेड वर्जन है, खैर फ्री में भी ये वाले ऑप्शन अवेलेबल है, आपको उसमें परेशानी बात। मैंने यहाँ पे की डू, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक जो है उनको आपने इग्नोर करना है। चैट जीपीटी भी इग्नोर ही करता है, वो समझ लेता है कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि जनाब जी सेंटिमेंट एनालिसिस करें, क्या हो रहा है, की पॉजिटिव इंडिकेटर, द ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव। क्या लिखा है? ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, उसने मुझे करके दे दिया। हाँ जी, खुशखबरी है, कोई उसका मसला नहीं है। हाँ, कौन कौन सी चीजें, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, इन चीजों से उसने अंदाजा लगाया कि ये पॉजिटिव है।
इसने अल्फाज निकाले ना खुद सेंटीमेंट, ये वो काम थे जो लोग करते थे, अब एआई कह रही है बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड। ये देखिए क्या क्या इंडिकेट करता है उसने मुझे बता दिया। उसके बाद टोन एनालिसिस, उसने टोन एनालिसिस की, फॉर्मल, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेटिव, ये चेक कर। ठीक है, अगर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे समरी बना के दे दो, समरी उसने पहले ही मुझे दे दी थी जब मैंने सर्च की थी। समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये एआई को जब यूज करके हम सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं तो इसे नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर कहा जाता है, कि जो मैंने हालांकि अपनी जबान में से दिया ना। देखें, लैंग्वेज दो तरह, कंप्यूटर लैंग्वेज, नेचुरल। जो मैं बात कर रहा हूँ ये नेचुरल लैंग्वेज, ये मेरे कंप्यूटर को समझ आ जाएगी क्या? नहीं, कंप्यूटर की तो अपनी लैंग्वेज है, C++, जावा, और फिर उससे भी पीछे बाइनरी लैंग्वेज 10। ऐसी बात है, कंप्यूटर से काम कराना है तो आपको किस लैंग्वेज में उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, कमांड देनी पड़ेगी, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ऐसी बात है। लेकिन मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है नहीं, मैं तो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में दूंगा। तो फिर इन दोनों के दरमियान में गैप, मेरी लैंग्वेज नेचुरल थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्यूटर की थी। तो एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई जिसे इंटरप्रेटर का, या पाइथन पढ़ेंगे, डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, आगे जाके आपने पूरा कोर्स करना है फिनटेक डेटा, वहां पे आप ये पढ़ेंगे जाके कि जैसे ही मैंने उसे, हालांकि मैंने क्या डू सेंटिमेंट एनालिसिस, ये मैंने नेचुरल लैंग्वेज में उसे ऑर्डर दिया, बीच में एक इंटरप्रेटर था, उसने उसे कन्वर्ट किया किसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर को कमांड दी और कंप्यूटर ने मुझे वो वाला सोल्यूशन निकाल के दे दी। क्लियर है यहाँ तक? चल, मैं एक चीज तो गारंटी है बेटा, भूलने वाले तो अब इसमें से कुछ नहीं है। खैर बात, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, कुछ स्ट्रक्चर तरतीब के साथ डाटा होता है, कुछ में नहीं होता। इट लैक्स अ रिजिड फॉर्मेट बट कंटेन्स टैग्स और मार्कअप दैट प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक ग्रुप था, मैंने कहा था कि यहाँ पे ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन ये फोल्डर, ये फोल्डर भी स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर्ड है? क्या इनका आपस में कोई लिंक है? इन फोल्डर्स का नहीं। लेकिन अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं तो कम से कम इतना लिंक तो है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑडिट लेक्चर से रिलेटेड है। समझ आई बात? अच्छा, अब ये जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर सारे लेक्चर्स है, इसके अंदर क्या इस फोल्डर में पीडीएफ फाइल रख सकता हूँ कि नहीं? पीडीएफ फाइल आ सकती है ना, मैं कहीं से कॉपी करके यहाँ पे रखूं। लेकिन दोनों के फॉर्मेट तो डिफरेंट है, एक लिंक जरूर होगा उनके दरमियान में, क्या कि होगा? वो भी किससे रिलेटेड? ऑडिट लेक्चर से रिलेटेड होगा। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। समझ आ गया? एक तरतीब मौजूद भी है। टैग्स, टैग्स मतलब आइडेंटिफिकेशन, इनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। ऑडिट लेक्चर इज अ टैग, एक टैग लगा दिया मैंने, अंदर जितना भी डाटा है वो सारा है किस फॉर्मेट में? वो है किससे रिलेटेड? ऑडिट से रिलेटेड। ये जरूरी नहीं कि वो वीडियोस हो, लेक्चर्स हो, वो किसी और फॉर्मेट में हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारे यहाँ पे लेक्चर्स मौजूद है। तो ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इज लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये उनके दरमियान दरमियान में कहीं पे फिर रहा होता है। और उसके बाद इट लैक्स अ रिजिड फॉर्मेट बट कंटेन्स टैग्स और मार्कर्स दैट प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड। किसी हद तक आपके लिए आसान हो जाता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर उस तरह की चीजें मौजूद होती है। तो ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया। केस स्टडी आपने पढ़नी है। अब ये जो कुछ अल्फाज हैं इनके ऊपर मैं आपको पहले थोड़ा सा गूगल या एआई से पहले कराऊंगा, वहां से हम ताकि इसको अंडरस्टैंड करें, और फिर इतनी सी डेफिनेशन के हद तक आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, टैग्स एंड मार्कर्स दीज आर एलिमेंट्स विद इन डाटा दैट हेल्प प्रोवाइड स्ट्रक्चर। और जिस तरह हमारे फोल्डर का नाम क्या था? ऑडिट। ऐसी बात है। इसी तरह जब फेसबुक पे आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं वहां पे टैग्स होते हैं ना, हैशटैग। हैशटैग से हमें क्या पता चलता है कि वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो इसी टैग से। और गूगल को क्या फायदा हो जाता है? मजे की बात है आपको तो, अच्छा ये मैं आपको कल दिखाऊंगा। आज का लेक्चर में जो हमारा रिकॉर्ड होगा मैं इसे अपलोड करूंगा कल आपके सामने बैठ के, वहां पे जब मैं टैग डालूंगा ना, जब जैसे मैं टैग लिखूंगा गूगल मुझे बता देगा कि इस टैग की टोटल सर्चेज कितनी। गूगल को कैसे पता चला? कि उसने उस टैग की पूरी डाटा की क्लासिफिकेशन की होगी। लेकिन क्या आपके ख्याल में वो टैग सिर्फ वीडियोस में यूज हुआ होगा? किसी ने पोस्ट की होगी उसमें भी तो यूज हुआ होगा, किसी ने फाइल अपलोड की होगी उसमें भी तो यूज किया होगा। तो लिहाजा ये डाटा कौन सा होगा, स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर? सेमी स्ट्रक्चर की कोई ना कोई स्कीम मौजूद है, लेकिन 100% तरतीब में डाटा अंदर एक जैसा नहीं है, डाटा डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल एक टैग है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सएमएल, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। टैग्स टू डिफाइन डाटा अनलाइक स्ट्रक्चर डाटा व्हिच इज स्टोर्ड इन टेबल्स।
जैसन, जावास्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, और एचटीएमएल, ये लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, जिनको यूज करते हुए देखें, आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुली है और ये किस शेप में नजर आ रही है आपको? इंग्लिश में लिखियो, नेचुरल लैंग्वेज के। आपके ख्याल में कंप्यूटर के अंदर भी इसी लैंग्वेज के अंदर स्टोर पड़ी है? वहां पे 1010 की शेप में है। जब मैं फाइल ओपन करता हूं तो उसे कौन बताता है कि यार ये जो ये वाला पोर्शन है राइटिंग वाला, इसे स्क्रीन के इधर ही आपने शो कराना, ये इस साइड में क्यों नहीं आ रहा, या इस लेफ्ट कॉर्नर में क्यों नहीं आ रहा, या राइट कॉर्नर में क्यों नहीं आ रहा, ये सेंटर में इसे क्यों रखना है, इसे कौन बता रहा है? ये टैग्स होते हैं, ये HTML लैंग्वेज है। ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, के ऊपर टॉप के ऊपर ये वाला बॉर्डर होना चाहिए, क्लोज का मार्कर इस साइड पे होना चाहिए, और ये जो समरी वाली टैब इधर इस साइड पे, ये पूरा टूल बॉक्स होना चाहिए, दरमियान में आपकी फाइल होनी चाहिए। ये कंप्यूटर को कौन बता रहा है? HTML वो लैंग्वेज जो है, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कहते हैं इसको, वो लैंग्वेज है, वो इसको बताती है कि हाँ, जो टेक्स्ट होगा आपने इसको यहाँ पे प्लेस करना है, जो टूल बार होगा आपने इसको राइट पे प्लेस करना है या लेफ्ट पे प्लेस करना है। क्लियर है? ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज होती है, इसलिए डाटा को स्ट्रक्चर्ड शेप में किसी ना किसी तरह ला। क्लियर है यहां तक? ओके जी। सोर्सेज ऑफ डाटा बड़ा ही सिंपल सा है कि डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कहां कहां से आ सकता है। तो बेसिकली डाटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? वो डाटा जो फर्स्ट हैंड पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाए, और सेकेंडरी डाटा जो इकट्ठा तो किसी और पर्पस के लिए किया गया हो, लेकिन उसका यूज किसी और पर्पस के लिए किया जाए। ऐसी बात है कि नहीं? देखें, हम जो डाटा एंट्री कर रहे हैं अकाउंटिंग, इसका एंड पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ऐसी बात है। लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस क्या है? स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन देना, ऑनर्स को इंफॉर्मेशन देना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देना, बाकी स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एक क्लाइंट मिलता है और वो मुझे कहता है कि यार मैंने ये एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे इसका बिजनेस प्लान बना के दे कि क्या ये बिजनेस चल भी सकता है कि नहीं। तो उसके अंदर मैंने बताना होता है कि क्या ये बिजनेस मार्केट के अंदर पहले चल भी रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो सेक्टर के अंदर है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाऊंगा, और वो रेफरेंस दूंगा कि देखिए भाई, इतना इतना रेवेन्यूज तो है जो इन कंपनीज ने किया हुआ है, तो इतना शेयर इनके पास है, यहाँ पे मार्जिन। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरली मेरे इस बिजनेस एनालिसिस के लिए बनाई गई थी? नहीं। तो मैं जो ये डाटा ले रहा हूँ, ये मेरे लिए कौन सा डाटा है? सेकेंडरी डाटा है। लेकिन जो ऑनर बैठा है, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहा है, उसके लिए ये डाटा प्राइमरी डाटा। समझ आ गई बात? प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट हैंड पर्पस यूज के लिए निकाला जाए, और सेकेंडरी जो इकट्ठा तो किसी और तरीके से किया गया था और यूज किसी और पर्पज के लिए हो रहा है। प्राइमरी डाटा कैसे आ सकता है? सर्वेज से, इंटरनेट से, आप लोगों से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं, और उस तरीके से उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा ये बाहर से भी आ सकता है, जैसे हमने वेबसाइट से उठा लिया, इंटरनेट से उठा लिया, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हमारा डाटा किसी और पर्पज के लिए, हमने इंप्लॉयज की लिस्ट बना के रखी हुई थी, HR डिपार्टमेंट ने अपने काम के लिए, मैंने बोनस देना है अकाउंट डिपार्टमेंट को, तो मैंने वो अपने काम के लिए कहा यार मुझे लिस्ट भेजिए एम्प्लॉइज की, मैंने रिकॉर्ड रखना है। और एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर से भी, आप गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वेबसाइट्स हैं, जिस तरह ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स होती हैं, वहां से हमें कंपनीज के फाइनेंशियल्स मिल जाते हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाती है, बला 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 बला। तो ये हमारे मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम डाटा को क्या कर रहे होते हैं? कलेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, ये आपने सारा पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, रेलिवेंस, जो भी डाटा कलेक्ट होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए। इरेलीवेंट डाटा मुफ्त का बर्डन क्रिएट करेगा, आपके सिस्टम की स्टोरेज बढ़ाएगा, आपको फायदा कोई नहीं। और हाँ, डाटा की एक्यूरेसी मस्ट है। डाटा एक्यूरेट नहीं है तो, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो डिसीजन आपके पारे। समझ आ गया? और टाइमलीनेस, और डाटा टाइम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड डाटा है तो वो भी किसी काम का नहीं है आपका। तो ये आपसे रिलेटेड है। ठीक हो गया? एथिकल कंसिडरेशंस क्या है कि जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपने एथिकली किन किन चीजों का ख्याल रखना। नंबर 1, प्राइवेसी, कि डाटा आपका लीक नहीं होना चाहिए। जो भी डाटा आपके पास है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, और जिन लोगों का डाटा होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है। ट्रांसपेरेंसी, डाटा आपने बड़े क्लियर तरीके से लोगों को बता के फेयर तरीके से कलेक्ट किया हो, ये ना हो कि उन्हें झूठ बोल के कहा
कि जनाब अपना फोन नंबर दें, आपका जीतो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुरंदाजी में जाना है और आपके 3 जहाज निकलेंगे, और एट द एंड आप वो जैज कैश वालों को दे दें और शाम को मैसेज आया जी भाई गलती से आपके नंबर पे मेरे पैसे आ गए, काइंडली एक कोड आएगा मुझे बताइएगा, और फिर आपका बेड़ा गर्क हो। तो ट्रांसपेरेंसी से आपने डाटा लेना, इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल कल दूंगा इंशाल्लाह। और सिक्योरिटी, जो भी आपके पास डाटा हो उसके ऊपर आगे हमारे पूरे 8 चैप्टर मौजूद हैं कि आपने डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है, लास्ट के 4 चैप्टर और 4 एनेक्जर्स। और फेयरनेस, आपने जो भी करना है ओपन रखना है, डाटा कलेक्शन है वो डिस्क्रिमिनेशन या अनएथिकल चीजों के साथ आपने नहीं डील करना। चलें जी, ये हमारा चैप्टर 1 था। देखने में काफी बड़ा है, एक्चुअली इसके अंदर 5-7 डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, उनके मैंने क्वेश्चन भी और नोट्स भी गूगल क्लासरूम में रख दिए हुए हैं, वहां से आपने उनको देख लेना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, सोल्यूशन साथ है लेकिन देखना नहीं है, पहले कोशिश करनी है आपने खुद करने हैं, बाद में देख के उसको लिख लीजिए, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो स्पेसिफिकली अपने सीए को सामने रखते हुए ये रखे गए हैं, तो उसके अंदर चीजें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे यूज होना पास, ठीक है मेरा बच्चा। आज के लिए इनफ है, कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे बच्चा। अल्लाह हाफ़िज़।